बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज के बर्बर चेहरे को बेनकाब करने वाली करीमा बलोच की संदिग्ध मौत से पाकिस्तान पर शक की सुई उठ रही है। जो शख्स वर्षों से पाकिस्तान के पाप को पूरी दुनिया में उजागर कर रही थी, उनका शव कनाडा के टोरंटो में मिला है। हाय श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हज़ारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आएं और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो। पाकिस्तानी फौज के खूनी चेहरे को बेनकाब करने वाली करीमा बलोच की संदिग्ध मौत। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता और कत्लेआम की पोल खोलने वाली करीमा बलोच का कनाडा में मिला शव। करीमा बलोच रविवार से लापता थी। उन्हें शाम 3 बजे के आसपास आखिरी बार देखा गया था, लेकिन अब करीमा का शव टोरंटो में मिला है। हाय श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं और कई हज़ारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आएं और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई मानने वाली 35 साल की करीमा बलोच बलूचिस्तान के लोगों के लिए कनाडा में रहकर आवाज उठा रही थी। बरसों से बलूचिस्तान में कैसे पाकिस्तान ने खून की नदियां बहा रखी थी, कैसे बलूचिस्तान के बाशिंदों की हत्या की जा रही है, इसको लेकर करीमा बलोच ने पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई थी। आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे। यूएन के मंच से पाकिस्तानी सेना की क्रूरता और कत्लेआम के सबूत दुनिया के सामने पेश कर पाकिस्तान के पाप को कई बार बेनकाब किया था। यही कारण है कि करीमा बलोच लंबे वक्त से पाकिस्तान के फौजी अफसरों और पाकिस्तान की हुकूमत की आंख में चुभ रही थी। ऐसे में शक गहरा रहा है कि पाकिस्तान की फौज ने ही करीमा बलोच की हत्या करवाई होगी। टीम न्यूज़ नेशन। अगर आपके बच्चे या कोई करीबी हॉस्टल में रहते हैं, अगर आपके करीबी जिम में जाते हैं, तो ये खबर समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि उनमें से कोई भी ड्रग के चंगुल में फंस सकता है। और ड्रग के चंगुल में नौनिहालों को फंसाने के काम में गिरफ्तारी हुई है ड्रग वाली आंटी की। अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो सावधान। अगर आपके बेटा या बेटी जिम जाते हैं तो होशियार, क्योंकि ड्रग वाली आंटी की इन पर है काली नजर। हॉस्टल से लेकर जिम तक फैला है उसका ड्रग जाल। इंदौर की जिस ड्रग वाली आंटी प्रीति जैन उर्फ काजल को पुलिस ने पकड़ा है, उससे पूछताछ के आधार पर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक इसके तार दिल्ली, गोवा, मुंबई से लेकर ईस्टर्न अमेरिका और नाइजीरिया से जुड़े हैं। वो दिल्ली से ड्रग्स लाती थी और इंदौर में सप्लाई करती थी। इंदौर के पब, जिम और गर्ल्स हॉस्टल में ड्रग्स की सप्लाई करती थी। इसमें जिसके भी नाम आएंगे सभी पे कार्रवाई हो रही है। इसमें जीरो टॉलरेंस पे पूरी तरह कार्रवाई हो रही है। पुलिस के भी प्रारंभिक जो सूची है उसमें जो ड्रग के पैडलर्स हैं, जो ड्रग को बेचने वाले हैं, जो ड्रग के इस माफिया के इस ट्रैप को चलाने वाले गैंग के हिस्से हैं, उन सभी लोगों पे कार्रवाई हो रही है। इसमें फिर अभी कड़ी में इनसे पूछताछ में जो कुछ नाम आए हैं उन पे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस ड्रग सरगना को पुलिस दिल्ली भी लाई ताकि दिल्ली में ड्रग गिरोह तक पहुंचा जा सके। यहाँ द्वारकापुरी, उत्तम नगर, जनकपुरी समेत
कई इलाकों में छानबीन की गई, लेकिन प्रीति जैन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में ड्रग कनेक्शन से जुड़े लोग मोबाइल फोन बंद कर अंडरग्राउंड हो गए। मुख्य तौर पर उन लड़कों को ये गिरोह केंद्रित करके टारगेट करता था, अपने ट्रैप में फंसाता था, जिनको लगता था कि वो शायद वो पढ़ने के लिए दूर से आए हैं और संभवतः उनके पास वो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, और इस बात का पता वो उनके वाहनों को देखकर करते थे, जो उनके पास जो बच्चों के पास जो अगर महंगी कारें हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, या फिर पब या बार में जो लड़के जाते थे और जो पैसा ज़्यादा खर्च कर देते, ऐसे लड़कों को टारगेट करके ये गिरोह काम करता था। अब पुलिस ड्रग आंटी से राज उगलवा रही है ताकि इंदौर से लेकर दिल्ली, मुंबई, पुणे में बैठे ड्रग डीलरों पर शिकंजा कसा जा सके। इसी मुहिम के तहत इंदौर में 6 पब और बार के लाइसेंस 31 दिसंबर तक कैंसिल कर दिए गए हैं। टीम न्यूज नेशन। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सियासी घमासान की, जहां से आज कई खबरें आई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल खड़े किए, और ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए उन्हीं के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने। बंगाल से आज की 3 बड़ी खबर है। ममता का शाह को जवाब, शुभेंदु की रैली और 24 को पीएम का संबोधन। अब सबसे पहले ममता दीदी का गुस्सा देखिए। बंगाल दौरे पर गए अमित शाह ने बंगाल में गरीबी और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। दीदी ने आज एक एक सवाल का जवाब दिया। আপনারা তো হোম মিনিস্টারের অনেক কিছুই বড় 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 করেছেন। উনি বাংলাকে খুব দুঃস্বপ্নের নগরীর মতো দেখিয়ে গেছেন। বাংলা মানে একটা খারাপ রাজ্য, বাংলা মানে কোনো উন্নয়ন হয়নি, বাংলা মানে কোনো কাজ নেই। বেঙ্গল ইজ নাম্বার 1 ইন ইরাডিকেশন অফ পভার্টি। শুনতে পাচ্ছেন? দারিদ্র দূরীকরণ ক্ষেত্রে বাংলা 1 নম্বরে ইন ইন্ডিয়া, এবং এগুলো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রেকর্ড অনুযায়ী। सिर्फ 2 नहीं, ममता ने चुन चुन कर जवाब दिया। लेकिन बंगाल में ममता को जवाब दिया कल तक उन्हीं के राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु ने बीजेपी में शामिल होने के बाद आज पहली रैली की। शुरुआत ही जय श्री राम से हुई। आगे उन्होंने सीधे दीदी पर हमला बोला। কোম্পানিতে পরিণত হয়ে গেছে। এই দলটা রাজনৈতিক দলে নেই, এই দলটা 1.5 জন মিলে চালাচ্ছে। তাই যাদের আত্মসম্মান বোধ আছে তারা কখনো তৃণমূল কংগ্রেস করতে পারে না, পারে না, পারে না। তাই আজকে আমি বেরিয়ে এসেছি। আমি যখন অমিতজির সঙ্গে, দিলীপ দাস সঙ্গে, কৈলাসজির সঙ্গে কথা বলেছি জয়েন করার আগে, বলেছি কোনো শর্ত নেই, শর্ত একটাই, তোলাবাজ ভাইপোর হাত থেকে বাংলাটাকে বাঁচা। बंगाल में सियासी पारा जबरदस्त हाई है, और इन सब के बीच 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो एंट्री होनी है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, गवर्नर सम्मान भी करेंगे। बंगाल में पीएम के कार्यक्रम से पहले टीका टिप्पणी भी शुरू हो चुकी है। टीम न्यूज नेशन। चलिए तो इस सियासत के बीच अब बात करते हैं उस खबर की जो सीधे आपसे जुड़ी है, हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ी है, क्योंकि 2019 की जो एक रिपोर्ट सामने आई है हिंदुस्तान में वायु प्रदूषण से जुड़ी, वो हर किसी को डरा रही है। और इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, देखिए, देश में 17 लाख मौत होती हैं सिर्फ वायु प्रदूषण के चलते। ये 2019 का आंकड़ा है, लॉन्सेट की रिपोर्ट है, यानी हर दिन 4657 मौत होती है सिर्फ वायु प्रदूषण के चलते। अकेले हिंदुस्तान में हर 1 मिनट में 3 मौत सिर्फ वायु प्रदूषण के चलते। आप जिस शहर में रहते हैं जरा देखिए वहां पर वायु प्रदूषण की किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि हर 1 मिनट में 3 जाने जा रही हैं इस देश में वायु प्रदूषण के चलते। असर क्या कुछ हो रहा है, कुल मौत में 18% वायु प्रदूषण से ज्यादा हिस्सेदारी है। वायु प्रदूषण से जुड़ी जो बीमारियां हैं उनका असर 0.4 जीडीपी के खर्च पर पड़ रहा है। तो क्या अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है वायु प्रदूषण का, यह भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। वायु प्रदूषण से जुड़ी 40% बीमारी सीधे सीधे फेफड़ों की हैं, यानी लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं वायु प्रदूषण के चलते। इसी के चलते हर 1 मिनट में 3 लोगों की जान जा रही है।
मोटे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था में, देश की जीडीपी में 1.4% का नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान रकम के लिहाज से कितना बैठता है ये भी जान लीजिए। 2,60,000 करोड़ रुपए बर्बाद होते हैं सिर्फ वायु प्रदूषण के चलते। और सबसे ज्यादा असर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, जहां की जीडीपी में 2.2% जीडीपी को नुकसान होता है वायु प्रदूषण के चलते। दूसरे नंबर पर बिहार राज्य आता है, वहां पर भी तकरीबन 2% जीडीपी को नुकसान होता है सिर्फ वायु प्रदूषण के चलते। तो देश के दो बड़े राज्य जिसमें सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है वायु प्रदूषण का। हर एक मिनट में 3 लोगों की जान जा रही है। पूरे साल में 17 लाख लोगों की मौत हो रही है इस देश में वायु प्रदूषण के चलते। लेकिन सिर्फ वायु प्रदूषण ही यहां पर एक बड़ी मुसीबत नहीं है। अगर आप देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, तो अगली खबर जान लेना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मुंबई में रहने वाले 2 करोड़ लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ रहा है उस स्टडी के जरिए, उस स्टडी के मुताबिक जो सामने आई है। यह रिपोर्ट देखिए। क्या मुंबई के 2 करोड़ लोगों पर मंडरा रहा है संकट? क्या समंदर किनारे बसा ये शहर डूब रहा है? जून के महीने में आए निसर्ग तूफान की तस्वीरें आपको याद है। ऐसे ही तूफान अब मुंबई की नियति बन सकते हैं। इतना ही नहीं, जो रिपोर्ट सामने आई है उससे तो मुंबई पर इससे भी कहीं बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मुंबई और मुंबई के सब अर्बन में रहते हुए 20 मिलियन से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं सी लेवल राइज और स्टॉर्म सर्ज के वजह से। 2005 के बाद हमारी एनालिसिस ये बताती है कि सी लेवल राइज 2.5 गुना बढ़ चुका है। यहाँ तक कि आईपीसीसी की प्रोजेक्शन अगर माना जाए तो 2050 तक मुंबई जैसी कोस्टल शहरें कंप्लीटली सी लेवल राइज की शिकस्त में आ सकती हैं। सुना आपने, मुंबई पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। और ये कोई हवाई बात नहीं, बल्कि इसका खुलासा काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट में हुआ है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि हर उस शहर के डूबने का खतरा है जो समंदर से घिरे है। हमारी स्टडी लास्ट 50 ईयर्स की क्लाइमेट हजार्ड्स तथा साइक्लोन, फ्लड और ड्राउट्स की डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोफाइलिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। हमारे पास सिर्फ 1 दशक है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को रोकने के लिए थ्रू इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग, ग्राउंड लेवल असेसमेंट्स और सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। दरअसल ये रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज के खतरों को लेकर तैयार की गई है, जिसमें कई तथ्य सामने आए हैं। मसलन स्टडी के मुताबिक मुंबई में 1970 से 1979 तक सिर्फ 2 साइक्लोन आए, लेकिन साल 2010 से 2019 तक 6 साइक्लोन आए, यानी चक्रवाती तूफान आने की रफ्तार 3 गुना बढ़ गई। हमारी स्टडी लास्ट 50 ईयर्स की क्लाइमेट हजार्ड्स तथा साइक्लोन, फ्लड और ड्राउट्स की डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोफाइलिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। महाराष्ट्र में लास्ट 50 साल में ये देखा गया है कि फ्लड्स की संख्या 6 गुना बढ़ चुकी है, ड्राउट्स की संख्या 7 गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले वक्त में साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगी, साथ ही समंदर का जलस्तर भी बढ़ेगा। ऐसे में मुंबई को बचाने के लिए एक ठोस प्लान की जरूरत होगी। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए अब किसान आंदोलन की बात करते हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए जरा, दिल्ली बॉर्डर पर 27वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं पंजाब की मंडियां आज बंद रही। पिछले दिनों पंजाब के 10 आड़तियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की थी। इसी के चलते पंजाब में मंडियों को बंद करने का ऐलान किया गया। पंजाब में 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मंडियां बंद रहे।